नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाला है। जितने भी हमारे किसान भाई है या कृषि करता है, एग्रीकल्चर करता है या टी गार्डन में काम करते हैं या टी गार्डन का मालिक है या कोई भी हो जो कि चाय की खेती करते हैं, अन्यथा कोई भी कृषि करते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है माइट्स, पेस्ट, ये सब का कंट्रोल करना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो उसमें से हम बात करने आज जा रहे हैं माइट्स के बारे में। ये माइट्स क्या होता है? ये माइट्स ऐसा चीज़ है जो क्रॉप्स में, जो कृषि में, खेती में आया है और आप उसको सही रीति से कंट्रोल नहीं कर पाया है, आप सही रीति से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सोचिए आपका बर्बाद, आपका जितना भी खेती पाती है वो बर्बाद होने वाला है। अगर टी गार्डन का बात करें तो टी गार्डन में अगर माइट्स का कंट्रोल करने नहीं सका तो मैंने बहुत सारा ऐसे बागान को बंद करा देता है। और कई सारा ऐसा क्रॉप्स में मैंने देखा है, मिर्ची हुआ, मैंगो हुआ, प्याज हुआ, लहसुन हुआ, इत्यादि जो खेती में जो हम देखते हैं माइट्स आ जाता है, तो उसका 90 से 85% उसका क्रॉप्स को डैमेज करता है और नुकसान कर देता है। उसका पैसा लगाया वो बर्बाद कर देता है। अब अगर हम फाइनली इसको हम टी इंडस्ट्री में अगर देखें तो चाय की खेती में मैंने कई ऐसा बागान को भी देखा है, माइट्स को कंट्रोल नहीं करने के कारण से, माइट्स का बारे में ठीक से जानकारी नहीं हो से उसको बागान को डुबा दिया, बागान को बंद करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये माइट्स ऐसा एक कीट है, ऐसा एक ये है, मकड़ी है, एक कीट है जो कि टी गार्डन बोलो, जो क्रॉप्स बोलो, इसमें आने के बाद में दिखता है। अगर यदि 70%, 80%, 90% आ गया तो पूरा का पूरा क्रॉप्स को, पूरा का पूरा फसल को बर्बाद कर देता है। आपका पूंजी भी गया, आपका मेहनत भी गया, आपका सब कुछ गया। अगर बागान में है, अगर लग गया है तो बागान को भी बंद करने का नौबत आ जाता है। ऐसा माइट्स का लक्षण बहुत ही ताकतवर होता है। तो आज हम बात करते हैं ये माइट्स क्या होता है। माइट्स क्या है? माइट्स एक मकड़ी वर्ग में आता है। ये माइट्स, ये कीट नहीं होता है, ये कीट नहीं है, कीड़ा नहीं है। माइट्स क्या है बोलने से, माइट्स एक मकड़ी वर्ग है। माइट्स एकदम बहुत ही छोटा, अति सूक्ष्म इसका साइज होता है और ये बहुत मुलायम होता है और इसका जो आकार होता है वो अंडाकार शेप में होता है। अगर इसका साइज का बात करें तो ये इसका जो साइज है ये 0.2 mm से लेकर 0.5 mm तक इसका साइज होता है। ये खुला आंख से देखना इसका मुश्किल है, नामुमकिन है। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप या पावर ग्लास का उपयोग किया जाता है, जो कि इस तरह से लगाकर इस बुश में, अगर बुश में ऐसा माइट्स है, अटैक किया है, इसमें आ गया है माइट्स, तो आपको ऐसा करके लगा के माइक्रोस्कोप या पावर ग्लास ऐसा लगा के दिखना पड़ता है। ये बहुत ही छोटा होता है, कृषि के लिए बहुत खतरनाक मकड़ी माना जाता है, मतलब हानिकारक पेस्ट में माना जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसका शरीर का बनावटी कैसा होता है, शरीर इसका दिखता कैसा है। जनरली अगर माइट्स को हम बात करें तो माइट्स दिखता कैसा, माइट्स जो है अगर कलर का बात किया जाए तो 3-4 कलर का माइट्स होता है। तो उसमें से हल्का लाल कलर भी दिखता है माइट्स, हल्का पीला दिखता है, हल्का नीला होता है। और ये पूरा कम्प्लीटली जब बन जाता है, मेच्योर हो जाता है, यानी कि निप और एडोल स्टेज में होता है, तो इसका कॉपर मतलब ब्राउन का हो जाता है, माने रेड कलर का दिखता है, ब्राइट रेड कलर का इसका दिखता है। अगर हम साइज का बात करें तो ये माइट का साइज क्या था? माइट का जो साइज है जनरली हम देखते हैं तो माइट्स का जो साइज है 0.2 mm से 0.5 mm तक इसका जो शरीर है उसका होता है। 0.2 mm से 0.5 mm इसका शरीर होता है। अब बात करते हैं इसका बॉडी का पूरा पार्ट। बॉडी का पार्ट को हम 2 भागों में बांटा गया है। पहला सिर और छाती, सिर और छाती पहला भाग में बांटा गया है और दूसरा उदर भाग में बांटा गया है। अगर इसका जो
पैर की बात करें तो इसका जो पैर होता है वो 4 जोड़ी 8 पैर होता है। और इसका जो आँख का बात करें तो बहुत छोटे 2 ऐसा बिंदु का होता है। इसको तो आँख को ऐसा दिखना तो मुश्किल है, उसको केवल माइक्रोस्कोप से दिखा जा सकता है। और हम बात करते हैं ये कौन सा पेस्ट के श्रेणी में आता है, तो माइट्स जो है वो सकिंग पेस्ट की श्रेणी में आता है। माइट ये चूइंग नहीं करता है, ये बहुत छोटा है, ये खाता नहीं है, ये चूसने वाला मकड़ी में या पेस्ट में आता है। ये रस को चूसता है और जीवित रहता है और ये बढ़ता है। अगर हम माइट्स की बात करें तो माइट्स कितने प्रकार के होते हैं? माइट्स जो है हम जनरली 4 प्रकार के माइट्स होते हैं। उसमें से पहला माइट्स होता है रेड स्पाइडर माइट्स, और दूसरा जो माइट्स होता है स्कारलेट माइट्स, और तीसरा जो है पिंस माइट, और चौथा जो है पर्पल माइट्स। अब हम बात करते हैं कि ये माइट्स कौन कौन सी पदार्थ में, कौन कौन सी क्रॉप्स में, कौन कौन सी फसल में आता है। अगर हम बात करते हैं तो ये माइट्स जो होता है वो कोई भी फसल में, कोई भी क्रॉप्स में आ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर जो है ठीक ही क्रॉप में ही रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो ये चिल्ली में भी आ सकता है, मिर्ची में, हल्दी में, धान में, बैगन में, केला में, मैंगो में इत्यादि। जो हम जनरली हमारा जो खाने पीने का होता है वो हर फसल में, हर एग्रीकल्चर में आ सकता है। लेकिन हम आज बात करने जा रहा है कि चाय में जब ये अटैक करता है, चाय में जब आता है तो ये कितना प्रकार का नुकसान हो सकता है। मैंने चाय बागान में बहुत ज़्यादा इसका अटैक चाय बागान को डैमेज करते दिखता है। ज़्यादा करके चाय बागान में इसको देखा जाता है डैमेज करना, क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा टी का कमर्शियल रूप से एग्रीकल्चर किया जाता है। इसमें प्रबंधक होते हैं, लोग मालिक होते हैं, तो ये इसको साइंटिफिक तरीका से, टेक्निकल तरीका से कंट्रोल करना चाहते, तो इसको जानना इस क्रॉप के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम आज बात कर रहे हैं कि ये जब टी का क्रॉप्स में जब आता है, चाय की इसमें आता है, तो कितना नुकसान कर सकता है। मैंने कई टी गार्डन को ये माइट्स जो है, माइट्स लगने के कारण से कई टी गार्डन को इन्होंने बंद भी करा दिया है, कई टी बागान को डुबा भी दिया है, क्योंकि माइट्स जो है तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। मैं इसके बारे में बताऊंगा बारी बारी से। ये माइट्स आने से बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और 20% 30% डैमेज किया है, अटैक किया है तो ठीक है, लेकिन 60% 70% 80% आ गया तो बहुत आपको ज़रूरी बनते सारे चीज़ छोड़ के माइट्स का कंट्रोल करना। अगर इस तरह से नहीं किया जाता है और नहीं करते हैं तो आप सोचो आपका क्रॉप्स आप तो पूरा बर्बाद हो जाएगा, ग्रोथ भी रुक जाएगा, और आपका कंपनी नुकसान हो जाएगा, आपका सारा प्रोडक्शन डैमेज हो जाएगा, और आपका लगभग 2 महीना तक, अगर यदि 1 महीना से 2 महीना तक आपका क्रॉप्स बढ़ जाता है, अगर इसको सही टाइम में अगर कंट्रोल नहीं किया है तो इसका बहुत ज़रूरी है। जब ये लग जाता है, अटैक करता है, कि गार्डन में आ गया है, तो आपको बहुत ज़रूरी होता है कि छोड़ छाड़ के इसको कंट्रोल करना। अब हम बात करते हैं कि ये माइट्स जो होता है इसका नेचर क्या होता है, स्वभाव क्या होता है। हम नेचर और स्वभाव का बात हम इसीलिए कर रहे थे। अगर हम नेचर और स्वभाव इसके बारे में हम जान गया और इसका लाइफ साइकिल के बारे में जान गया, तो हम अच्छी रीति से 100% हमको इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब प्रॉपर रीति से हम इसको मैनेज करके कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए हमको इसका नेचर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इसका लाइफ साइकिल के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम बात करते हैं पहले इसका स्वभाव। इसका जो स्वभाव होता है, जो माइट्स का जो स्वभाव होता है, तो पहला जो स्वभाव होता है ये रेड स्पाइडर माइट्स जो होता है और पर्पल माइट्स जो होता है, ये 2 माइट्स मेचुअर लिप में होता है। मेचुअर मतलब ये टी गार्डन आप देख रहे हैं, ये सारा टी गार्डन देख रहे हैं, इधर में टी गार्डन है, इसमें यंग लिप होता है, बार्स होता है, न्यू टेंडर शूट होता है, और एक मेचुअर लिप होता है। तो मेचुअर लिप बोलेगा तो ये प्रॉपर ग्रीन होता है, इस टाइप से प्रॉपर ग्रीन होता है। ठीक है, ये प्रॉपर ग्रीन होता है, मतलब मदर लिप की तरह, मदर लिप की तरह यहाँ पे देख सकते हैं एकदम प्रॉपर ऐसा। ठीक है, ये प्रॉपर एकदम ग्रीन होता है, डार्क ग्रीन होता है, तो इसको हम बोलते हैं मेचुअर लिप। तो
ये जो मैंने बोला आपको कि पर्पल माइस और रेड स्पाइडर माइस, ये दो जो होता है ये मेच्योर लीफ को अटैक करता है, मेच्योर लीफ में इस अटैक करता है। और अटैक करने का ये जो तरीका है, ये इसका जो नेचर है वो इस पत्ती के ऐसा निचले वाला इसे निचले वाला सिरा में बैठता है, ये ऊपर ऊपर नहीं बैठता है, ये नीचे वाला ऐसा पत्ती का ऐसा नीचे में ये बैठना पसंद करता है, इनको सुइटेबल लगता है जनरली आप देखता है इसमें। लेकिन ज़्यादा गर्मी और ये ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है, तो ये ऊपर में बैठ जाता है, इतना याद रखना है आपको। और जो हम बात करते हैं स्कारलेट माइट्स और पिंक माइट्स का। ये स्कारलेट माइट्स और पिंक माइट्स जो है यो योंग लिप, मतलब इस तरह का भरकस जो बढ़ रहा है, मेच्योर हो रहा है, इस तरह से योंग लिप में अटैक करता है, योंग लिप में अटैक करता है ये पिंक माइट्स। और स्कारलेट माइट्स जो होता है इस तरह का जो रूब होता है या बैन होता है, इसमें ये बैठ के इसमें इसका शॉकिंग का इसका डैमेज करता है। इसका स्वभाव यही है कि इसमें वो रूब में बैठता है, वो बहन को अटैक करता है। और जब ये अटैक करता है तो आपको याद रखना है कि माइट जब अटैक किया तो आपको याद रखना है जनरली जो अटैक करता है तो ये टर्न हो जाता है, ऐसा करके मुड़ता है, और इसका जो लीफ है ये पूरा सूखना हो जाता है, पूरा सूख जाता है, इसमें 0% क्लोरोफिल हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा क्लोरोफिल का नुकसान कर देता है, और ये पूरा सूख के ऐसा मुड़ जाता है। इसका एक नेचर है, अब इसको याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट इसको पहचानने का। वही मैंने बोला इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब ये अटैक किया है तो आपका इसका पूरा का पूरा जो है क्रॉप्स को स्टॉप कर देता है, बैठा देता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल रहता ही नहीं। अब हम बात करते हैं इसका जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। अब हम बात करता है कि माइट्स का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल का बारे में, लाइफ साइकिल के बारे में या माइट्स के जीवन चक्र के बारे में जानना इसीलिए ज़रूरी है। अगर मैंने पहले भी बताया आपको, उसका स्वभाव नेचर के बारे में जाना और लाइफ साइकिल के बारे में जाना, तो आप प्रॉपर रीति से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये माइट्स का जो है जीवन चक्र 4 भाग में, उसका 4 स्टेज में उसका जीवन चक्र होता है, यानी कि 4 स्टेज माइट्स का 4 स्टेज होता है उसका जीवन लाइफ साइकिल। तो पहला जो होता है वो अंडा होता है, दूसरा जो होता है लार्वा होता है, और तीसरा जो होता है नीप होता है, चौथा जो होता है वो आपका एडल्ट होता है। ये अंडा जो होता है हल्का पीला कलर का, एकदम छोटा छोटा, मतलब खुला आँख से देखना बड़ा मुश्किल होता है, छोटा छोटा एकदम पीला कलर का, एकदम अंडाकार साइज का होता है, गोल गोल साइज का होता है। ठीक है, इसका जो है टाइम जो है 1 से 2 दिन के अंदर में अंडा का शेप में रहता है, उसके बाद में ये कन्वर्ट होकर परिवर्तन होकर उसका दूसरे स्टेज में चला, लार्वा स्टेज में। जब ये लार्वा स्टेज में जब आता है तो इसका 3 जोड़ी 6 पैर हो जाता है, और ये थोड़ा ऐसा चलने लगता है, रेंगता है। इस टाइम में ये थोड़ा थोड़ा दिखता है, मतलब पीला करके दिखता है ये। और इसका भी वही सेम 2 दिन का इसका जीवन चक्र होता है। इससे 2 दिन होने के बाद में ये चेंज हो जाता है और ये निप स्टेज में चला आता है। निप स्टेज में जब आता है तो ये 3 दिन का स्टेज होता है, 3 दिन में इसका साइकिल कंप्लीट करके दूसरा में चला जाता है। इस टाइम में इसका जो होता है निप स्टेज जो होता है, इसमें 4 जोड़ी 8 पैर होता है, 4 जोड़ी 8 पैर होता है। और इस समय में ये धीरे धीरे रेंगता है और तीव्र गति से चलने के प्रयास करता है। उस टाइम में ये पत्ती का ऊपर में भी आके ये फैलता है। अब हम बात करते हैं इसका जो 3 दिन कंप्लीट हो जाता है तो ये चेंज होके एडल्ट वाला स्टेज में चला आता है। जब एडल्ट वाला स्टेज में आता है तो इसका कलर कंप्लीटली चेंज हो जाता है, ये रेड कलर का दिखने लगता है। और इसका अगर यदि जानना है तो इस तरह से पत्ती को लेके इस तरह से घिसने से इस तरह के, ये जो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा है, यहाँ पे छोटा छोटा चल रहा है। तो इस तरह से घिसने से इस हाथ में इस तरह से ये जो दिख रहा है रेड का आ जाता है, तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे माइट्स है। और मैंने पहले भी बताया, जब माइट्स चौथा स्टेज में चला आता है तो इसका कलर रेड दिखने लगता है, ब्राइट रेड का दिखने लगता है। और ये स्टेज में ऐसा करके चलता है, रेंगता है ये स्टेज में। और ये स्टेज जब आ गया है तो आपको जनरली बिना माइक्रोस्कोप से भी दिख जाता है। लेकिन बाकी का जो 3 स्टेज है
आपको माइक्रोस्कोप या पावर ग्लास से दिखना अनिवार्य होता है, वरना आप नहीं जानेगा हाँ उसी टाइम में कि आपका लक्षण के बारे में पता है या उसका सिम्टम के बारे में अगर पता है तो आप इसको जान सकता है, नहीं तो आपको माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ रहा है। अगर चौथा स्टेज में है तो आपको दिखता है, वो चलता है और रेड कलर का दिखता है, छोटा सा मकड़ी ऐसा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिम्टम के बारे में। सिम्टम के बारे में अब हम बात करते हैं कि माइट्स जब अटैक करता है, माइट्स जब आ गया टी गार्डन में या कोई भी क्रॉप्स में आ गया है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे माइट्स आया? एक तो हम उसकी लक्षण से पता चलेगा और दूसरा हम उसको देख के पता चलेगा। मैं पहले भी बताया इसको देखना बड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत छोटा होता है, 0.2 mm से 0.5 mm का होता है। अगर देखना है तो पावर ग्लास या माइक्रोस्कोप से, लेकिन एडल्ट में है तो दिख जाता है। और दूसरा मैंने बोला इसका जो जानकारी आपको लेना है, आपको जानना है तो एक ही है, तो उसका एडल्ट वाला जो चलता है, रिंगता है, लाल कलर का होता है, छोटा छोटा। मैं आपका इसका यहाँ पे इमेज में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं ऊपर में, इस तरह से होता है। अगर हम बात करते हैं इसका लक्षण क्या होता है, तब जब ये आता है तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये जब टी गार्डन में आया तो अटैक किया, तो आपको अगर नॉलेज नहीं है या नहीं दिख रहा है तो पत्ती को देख के भी, इसका लक्षण को देख के भी पता कर सकते हैं कि माइट्स है। क्योंकि जनरली यह माइट्स अटैक करता है, तो माइट्स जो अटैक करने से पूरा का पूरा क्लोरोफिल को ये नुकसान करके पूरा चूस करके, पूरा का पूरा एकदम चूस करके रस है क्लोरोफिल को ख़त्म कर देता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा जो रोल है माइट्स का, कि वो जब आता है, अगर चैनल में नया है ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में जो आइकन का बटन है ना उसे भी दबा। हम लोग अभी लक्षण के बारे में देख रहे थे, तो जब ये माइट्स अटैक किया है तो ये मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये पूरा का पूरा क्लोरोफिल को, ये रास को चूस के इसका पूरा क्लोरोफिल को नुकसान, क्लोरोफिल नुकसान होने के कारण से पूरा का पूरा क्रॉप बैठ जाता है। ठीक है, यही है इसका सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ा इसका सिम्टम देखने को मिलता है। और इस टाइम में पूरा कलर भी चेंज होता है, कॉपर ब्राउन कलर का पूरा गार्डन, ब्राउन कॉपर कलर का पूरा गार्डन हो जाता है और इस तरह से ये दिखता है। ठीक है, तो इसके बाद में इसका जो है, मैंने पहले भी बताया, इसका जो पूरा का पूरा ग्रोथ है पूरा का पूरा स्टॉप हो जाए। इसका लक्षण सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो मैंने पहले भी बताया कि ये जो आता है इसका मुड़ता है, ऐसा करके पत्ती मुड़ जाता है और ये सूखना हो जाता है और गर्मी में बहुत ज़्यादा फैलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये आया, अटैक किया, हम इसका सिम्टम के बारे में भी जानकारी लिया, प्राप्त किया। अब हम इसको कंट्रोल कैसे करें? मैक्सिमम टी गार्डन जो कंट्रोल करता है वो केमिकल कंट्रोल करता है, लेकिन केमिकल कंट्रोल के अलावा भी इसको हम टेक्निकल रूप से, कल्चरल रूप से, फिजिकल रूप से, बहुत प्रकार से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो टी गार्डन यूज करता है, इसका माइट्स जब आता है तो टी गार्डन जो यूज करता है वो माइट्स का जो कंट्रोल करता है जनरली केमिकल करता है। यदि आपको इसका बारे में नॉलेज नहीं है तो आप इसमें से यूज करके या आप अनुभव कर सकते हैं। मैंने ये जो है मैक्सिमम टी गार्डन यूज किया है और मैंने इसको प्रैक्टिकल में काम करते समय में एनालाइज के द्वारा या रिसर्च में ये पाया गया है कि इस केमिकल को यूज करने से प्रॉपर कंट्रोल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी ने बता दिया कि ये कंट्रोल करो, ये कंट्रोल, ऐसा नहीं है। इसको बारी बारी 1 by 1 करके इसको फॉलो अप करने से अच्छा होता है। क्योंकि कोई बोलता है ये वाला केमिकल अच्छा है और उसका देखता है कि जो टॉक्सिसिटी जो बना है, उसका कंटेंट जो होता है बाय फॉर्मेशन, उसका 70% है या 20%, तो हम 70% है उसको हम नहीं देखते हैं, अच्छा है किसी ने बोल दिया तो इसका सा हम यूज कर देता है। ऐसा नहीं करना, ये गलत है। पहले हम उसका जो कंपोनेंट होता है, जो फॉर्मेशन का, जो टॉक्सिन का, वो छोटा से हमको धीरे धीरे करके बढ़ना है। अगर देख रहा है कि इम्पोर्टेंट तो स्प्रेइंग करने का मैंने 2 बात बताया, एक तो लाइफ साइकिल जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है और दूसरा जो होता है कि टी गार्डन को कितना डैमेज किया है वो इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि मन में आया जो मारा वो मारा, ऐसा नहीं। क्योंकि वेस्ट नहीं करना है, केमिकल वेस्ट नहीं करना है, पैसा भी बर्बादी नहीं करना है। मान लीजिए अंडा केवल है टी गार्डन में, पूरा का पूरा टी गार्डन में माइट्स का केवल अंडा आया है और उसका लार्वा स्टेज आया,
तो आपको ज़रूरी नहीं है कि बड़ा डोज में जाने का, ज़रूरी नहीं है कि महंगा केमिकल देने का या 70% टॉक्सिसिटी जो कंपोनेंट होता है वो देने का। पहले छोटा से स्टार्ट करो। मैं कहने का मतलब केमिकल जब अब यूज कर रहे हो तो पहले छोटा से, जैसे कि मैं बता रहा हूँ एक एक करके। जैसे कि यूज करना है आपको, पहले छोटा अगर यदि आया है, लार्वा आया है या अंडा है या उससे बड़ा हो गया है, तो पहले पहले छोटा यूज करने को देखो। पहले अब फेन पायरोक्सीमाइड 5 EC 5% EC का एक बोल के केमिकल होता है। फेन पायरोक्सीमाइड 5% EC, ये पर एकड़ 200 ml करके यूज करके देखो। पायरोमाइट या फॉर्माइट बोल के एक ब्रांड होता है, बहुत अच्छा ब्रांड है। TRA ने भी इसका रिकमेंडेड किया है, टी बोर्ड ने भी इसका रिकमेंडेड किया है। ये 2 केमिकल यूज करके देखो, बहुत अच्छा है। अगर इससे अगर आपका काम नहीं हो रहा है, काम इसका स्प्रेइंग कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप इस केमिकल चेंज करो। इस फेनाजाक्विन डालो, ये 10% EC है। मैंने बारी बारी से वही बता रहा हूँ कि फेनाजाक्विन 10% EC डालो। ये मेगिस्टर ब्रांड का एक ब्रांड होता है, ये बहुत अच्छा काम करता है। इसको भी TRA और टी बोर्ड ने रिकमेंडेड किया, ISO ने भी इसका रिकमेंडेड किया है। ठीक है, फसाई ने इसको नोट बैंड करके इसको मान्यता दी है। तो आपको मेगिस्टर ब्रांड जो है, अगर लार्वा में आया है तो ये इवेंट आपका नीफ ब्रांड में भी आया है, एडल्ट में भी आया है। तो मेगिस्टर ब्रांड जो फेनाजाक्विन बहुत अच्छा काम करता है। पर एकड़ 400 ml का स्प्रेइंग कीजिए, पूरा ब्लैंकेट पूरा सेक्शन में दीजिए, और हो सकता है तो गर्मी को अवॉइड कीजिए, मतलब ठंडा सिचुएशन में देने का कोशिश कीजिए, तो आपका रिजल्ट बेटर आएगा। वो भी नहीं काटा तो आपको डिकोफोल 18.5% EC का एक केमिकल है, वो पर एकड़ 500 ml अब यूज कीजिए। इंडोफिल बोल के एक ब्रांड है, ये ब्रांड यूज कीजिए। अगर इससे भी नहीं होता है, पोपरगीट बोल के एक केमिकल है 57% EC 600 ml पर एकड़, इसको आप यूज कीजिए। ये केमिकल जो है पोपरगीट, ओमिट बोल के एक ब्रांड है, ये बहुत ही फर्स्ट क्लास और अच्छा रिजल्ट होता है। इसको धानुका कंपनी द्वारा बनाया गया है। धानुका कंपनी इसका जो ट्रायल दिया है, TRA और टी बोर्ड ने दिया, इसका प्रोटोकॉल बनाया, इसका सारा चीज गाइडलाइन जो है बनाने का TRA और टी बोर्ड ने दिया है, तो इसका रिजल्ट बेटर है। तो इसको यूज कीजिए। अगर उन सारे केमिकल को यूज करने के बाद में अगर आपको कुछ भी नहीं हो रहा है, नहीं रिजल्ट आ रहा है, तो इसको यूज कीजिए। ये बहुत हद तक 60% 70% आपका कंट्रोल करता है। अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो सबसे लास्ट केमिकल और सबसे पावरफुल केमिकल माना जाता है, वो है स्पायरोमेसिफेन। स्पायरोमेसिफेन सबसे पावरफुल माइट्स के लिए केमिकल होता है। इस केमिकल चाहे आप अंडा स्टेज हो, चाहे लार्वा स्टेज हो, नीफ स्टेज हो या एडोल स्टेज हो, सबसे बड़ा वाला, तो ये सारे स्टेज में स्पायरोमेसिफेन 22.9% SC होता है। ये ओबेरन ब्रांड का होता है, सबसे अच्छा होता है। बहुत सारा ब्रांड होता है, लेकिन ओबेरन ब्रांड जो है TRA और टी बोर्ड रिकमेंडेड है, इसको यूज कीजिए। अगर इसका डोज का बात करें तो पर एकड़ आपको 200 ml आपको यूज करना है, और हेक्टर में अगर यदि आपको यूज करना है तो 400 ml पर हेक्टर यूज कर सकता है। इस केमिकल का यूज करने के बाद, स्प्रेइंग करने के बाद, आपका जितना भी टी गार्डन देखना 4 से 5 दिन में आपका कलर चेंज हो जाएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि ये सबसे लास्ट माइट्स के लिए माना जाता है और बहुत ही कारीगरी या बहुत ही इफेक्ट इसका होता है, मतलब आपका माइट्स जाना ही है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और लास्ट स्टेज है। आप इसका आप कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो आप कीजिए, ऐसा नहीं, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। आपका अगर क्रॉप्स को, आपका फसल को बचाना है तो अब इतना तो ऐसा ही तो आप पैसा ही लगा ही रहे, तो आप इसको एक बार लगा के ट्राई कर सकते हैं। अब मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है, रिसर्च का पेपर, और मैं खुद काम किया हूँ, इसको यूज़ किया हूँ। और जैसे कि TRA का आपका आंकड़ा बताया, उन्होंने इसको गाइडलाइंस दिया है, टी बोर्ड ने गाइडलाइंस दिया, अच्छा रिजल्ट होता है। इस जितना भी माइट्स का जितना भी कीड़ा आने के बाद ये खत्म करता है। और इसके अलावा अगर आपको दूसरा, अगर यदि केमिकल दूसरा कंट्रोल, अगर बोटेनिकल कंट्रोल का बात करें तो हम जनरली बात करते हैं कि टी गार्डन में हो या कोई भी क्रॉप में अगर बोटेनिकल कंट्रोल करना है या ऑर्गेनिक करना है, तो एक प्रोडक्ट होता है, एक केमिकल है, ऑर्गेनिक केमिकल है, बोटेनिकल केमिकल है, जिसका नाम नीम अजाडिरेक्टिन। नीम अजाडिरेक्टिन 2 फॉर्म में होता है, एक 1500 ppm फॉर्म में होता है, एक 3000 ppm फॉर्म में।
अगर यूज करने का बात करें तो हम इसको कैसे यूज करेंगे? पहले तो इम्पोर्टेंट है आपका स्टोरेज देखना है, और दूसरा जो है इसका सिम्टम देखना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये इसी के हिसाब से आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया ये दो होता है, 2 ppm का होता है, एक 1500 ppm, एक 3000 ppm का। अगर इसका यूज करना है जनरली तो हेक्टर में यदि यूज करना है तो 1500 ppm का अगर यदि आपका केमिकल है, माने जो नीम एजाडायरेक्टिन है 1500 ppm का, तो आपको पर हेक्टर में 800 ml यूज करना है। पर हेक्टर में 800 ml यूज करना है। अगर वो 3000 ppm का है तो पर हेक्टर में उसको 400 ml यूज करना है। हालांकि इसका रिजल्ट मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, इसका रिजल्ट अंडा और लार्वा और निप जो स्टेज होता है, ये 3 स्टेज, इसमें अच्छा खासा काम कर लेता है। जो एडल्ट होता है इसके लिए तो ये थोड़ा काम नहीं करता है, जो है मैं फैक्ट बता रहा हूँ। ये उतना कारीगर, ये मैंने इफेक्टेड नहीं होता है ये केमिकल। इसके लिए आपको एक केमिकल में ही आना है, ऑर्गेनिक छोड़ के केमिकल में ही आना है। अगर 2-3 जैसे कि कल्चरल कंट्रोल और बोटेनिकल कंट्रोल कर रहा है तो कुछ हद तक 60% 70% ऑर्गेनिक में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो ये प्रॉपर बारी बारी स्टेज बाई स्टेज हर चीज़ को इसको मेंटेन करना, हर चीज़ को देखना पड़ता है। ठीक है, अब बात करता है इस ऑर्गेनिक या बोटेनिकल कंट्रोल के अलावा और हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं। हम कल्चरली भी इसको कल्चरली हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया, ये बहुत छोटा और एकदम ये पत्ती में ऐसा बैठने वाला है। तो इसका कल्चरल कंट्रोल कैसा किया जाएगा? पहला जो है इसका वेदर को पूरा का पूरा ठंडा करने से पूरा का ये, क्योंकि मैंने पहले भी बताया गर्मी में ये बहुत बढ़ता है, गर्मी में बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो अगर इसको कल्चरली कंट्रोल करना है तो वेदर को थोड़ा ठंडा करना है। ठीक है, तो वेदर को जैसे ठंडा कर देंगे, इसका जो है बढ़ने का जो तेज़ी से बढ़ना वो रुक जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा जो कल्चरल कंट्रोल जो होता है वो आप एरिगेशन कंट्रोल कर सकते हैं। एरिगेशन के द्वारा, ये बारिश में आने से तो ऐसी नेचुरली वो कंट्रोल हो ही जाएगा, लेकिन आपको अगर कल्चरली कंट्रोल करना है तो आपको एरिगेशन लगाने से भी, एरिगेशन जब होता है तो पत्ती में होता है, वो वॉश आउट हो जाता है, पत्ती में बैठता है तो वो बहुत छोटा होता है। तो एरिगेशन तो बहुत मतलब मैक्सिमम तो पावर फोर्स से ही आता है, और वो तो बहुत छोटा होता है। तो एरिगेशन करने से जो वॉश आउट होके वो कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, ये तीसरा और इम्पोर्टेंट इसका कल्चरल कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, और चौथा जो होता है कि जो टी गार्डन हुआ या क्रॉप्स हुआ, उसका साइज में हेज प्लांट लगा के भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। हेज प्लांट क्या होता है? जो बाकस हुआ, मिमोसा हुआ, लिंटिना कैमरा हुआ, ये सब क्या हेज प्लांट है। इसको साइड में, या घाटो हुआ, इसको साइड में लगाने से क्या होता है? हवा को रोकता है, एक बात। और दूसरा बात है, जो ये हवा से भी बहुत तेजी से बढ़ता है। तो कल्चरल कंट्रोल में यही इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ कि अगर जो हेज प्लांट लगा दिया क्रॉप का साइड में, तो ये हवा जो आया, हवा से ये बह के जो आता है उसको वह रोक सकता है, या इधर से उधर, उधर से इधर नहीं हो सकता है, ये कंट्रोल कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट